नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज चर्चा करेंगे खास बजट के मुद्दे पर, क्योंकि आज बजट पेश किया गया है जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार देश का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का फोकस है। 2026 बजट में बायोफार्मा सेक्टर में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया गया है और इसी के साथ इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं 2026 बजट पर पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसी उद्देश्य के साथ आज का ये आम बजट पेश किया गया है। तो देखिए, खास चर्चा आज इसी बजट पर करेंगे। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जहां चर्चा होगी कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा है। चलिए अब आपको वो सुनवा देते हैं। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज गजेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। मेजर विराट जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ किशोर बढ़िया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जुड़ गए हैं। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत किशोर जी आप ही के साथ करती हूँ। इस बजट में क्या आपको देखने को मिला है, कितना संतुलित ये बजट लग रहा है, क्या विश्लेषण आपका? किशोर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप लोगों ने इसका मौका दिया, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ जी। चलिए, शायद अभी आपकी ऑडियो हम तक दुरुस्त तरीके से नहीं आ रही है, दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद सीधा आपके पास आती हूँ। डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। किस तरीके का आपको ये बजट लगा? जितनी उम्मीदें थी, जितनी चर्चाएं थी, उसके बाद ये बजट आना, क्या विश्लेषण आपकी नजर में? देखिए, बजट को लेकर के काफी लंबे समय से लोगों में इंतजार रहता है, साल भर सभी लोग इंतजार करते हैं। जो अभी जो बजट आया है उसको पूरे सभी लोगों के हिसाब से कह पाना मुश्किल होगा जी। जो बजट है उसमें युवाओं को फोकस करने की बात भले ही कही जा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए कोई बहुत बड़ी योजना लागू की गई है। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि सभी लोगों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप बताइए, रील बनाने के लिए अपन ने उस पे जो छूट दी है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है। आज युवाओं को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जो बजट में जो प्रावधान किया गया है वो आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी जो बातें कही जा रही है, किसानों को लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, युवाओं को लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में डेवलप करने के लिए कोई बहुत बड़ी योजना नहीं बनी है। तो मुझे ये लगता है कि अभी इसमें और भी प्रयास किए जाने चाहिए थे। ठीक है, यानी कि बजट से जितनी उम्मीदें थी आपको लग रहा है उतनी पूरी नहीं हुई है, खास तौर से युवाओं पर जब आप चर्चा कर रहे हैं तब। मेजर विराट मिश्रा जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए, रक्षा बजट में जिस तरीके से लगातार सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है और रक्षा क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है, ये आने वाले समय के लिए कितना ज्यादा जरूरी था? देखिए मैडम, सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इस समय बहुत बड़ा एक
जो इस समय जो अपहीवल आया है, जिसे कहते हैं कि शेकअप हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वो तो चल ही रहा है। साथ में पिछले साल हमने देखा कि भारत को पाकिस्तान की तरफ से चैलेंज आया ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से, और हमारे साथ कोई और देश आके खड़ा नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को बहुत सुदृढ़ और सशक्त करने की जरूरत है। और इस डिफेंस बजट में लगभग 7.85 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, उसके साथ आपके पेंशन, उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज किया गया, पर बहुत ज्यादा जो इंक्रीज की उम्मीद थी वो उतना बढ़ाया नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा डैम्पनर था। 15% का इंक्रीज है, पर देखिए मैडम, सैलरीज और पेंशन में और भत्तों में बहुत सारा पैसा चला जाता है देश का। उसके बजाय हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ाने की जरूरत है। वो और बढ़ना चाहिए था, ऐसी उम्मीद थी, पर उतना नहीं बढ़ाया। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जैसे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, आपके जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनके अगर आप आयात करते हैं तो उस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन पे जो फोकस है वो थोड़ा सा कहीं मेरे को लगता है पुश और देना चाहिए था। 2.25 लाख से ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि उन चीजों में जिसमें हम नई चीजें बनाते हैं, नई चीजें आयात करते हैं, उस पे हमारा रहेगा, ना कि सिर्फ डिफेंस की पेंशन और डिफेंस के जो सैलरी और भत्तों पे जो लोगों के जो काम करते हैं, जो फौजी हैं। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड और भी है कि डिफेंस बजट जो है वो लगातार कई सालों से बढ़ता जा रहा है, पर जितना बढ़ना चाहिए, जितने देश को जरूरत है, उतना अभी भी पुश नहीं मिला है। और एक कहावत है अंग्रेजी में कि द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज इटर्नल विजिलेंस। आपको चौकन्ना रहने की हर समय जरूरत है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दो तरफ से हॉस्टाइल न्यूक्लियर नेबर से घिरा हुआ है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। हमें इनको नहीं भूलना चाहिए। ट्रंप चले जाएंगे, पर ये दोनों देश हमारे नेबर्स हैं और हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, इसलिए हमें तैयारी और सजगता के साथ करनी पड़ेगी। इसलिए हमें और डिफेंस बजट की आगे भी जरूरत रहेगी। जी, क्या आत्मनिर्भरता की झलक आपको देखने को मिली? क्योंकि लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जितने ज्यादा हम आत्मनिर्भर होंगे, असल मायनों में हम रक्षा क्षेत्र में उतने ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। जी देखिए, बढ़ोतरी हुई है, पर मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि बढ़ोतरी बहुत कम है, बहुत मामूली है, जितना हमें चाहिए। चाहे हमें अपनी नेवी को अपना एक ऐसे ब्लू वाटर नेवी का हमारा प्लान है कि हम आगे तक अपनी पावर प्रोजेक्शन कर पाए, अपने वेपन्स प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा अपग्रेड कर पाए। और एक चीज और खास तौर से कहूंगा कि जो हमारे ड्रोन सिस्टम्स, इस बार आपने देखा कि ड्रोन्स की जो लड़ाई है वो बहुत जबरदस्त हुई है ना। उनको मारने के लिए हमें मिसाइल्स का प्रयोग ना करना पड़े, हमें S-400 का प्रयोग ना करना पड़े। आप 20 लाख की चीज को मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल नहीं लगाना चाहेंगे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे UAVs, ऐसे अपने ड्रोन सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा जो आगे हमें काम दे। और हमें किसी देश के ऊपर निर्भरता नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर भारत स्लोगन अच्छा है, पर आपको काम करके देना होगा। अपनी जो IITs हैं, NITs हैं, उनमें जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे। साथ में अभी आर्मी ने अच्छा काम किया इसमें, जैसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो आ गया है, उसमें आईडेक्स चैलेंजेस ले आए हैं। लोगों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन सब तरीके के ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजीज की, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी हुई, पर जितने लेवल पे, जितने स्केल पे होना चाहिए वो नहीं हुआ है। शायद हम जो रील्स और बाकी सारी चीजों पे जो फोकस है वो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, तब शायद देश ज्यादा सुदृढ़ महसूस करता। ना कि आप जो सोशल मीडिया के लिए बच्चों को लैब्स बना के देंगे, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जबकि हमें देश की सुरक्षा पहले देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जैसी अभी परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तो और लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी जिक्र किया कि चौकन्ना रहने की जरूरत है और अपनी पूरी तैयारी भारत को हमेशा रखनी होगी। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। नीरज जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि देखिए बजट जो है ये समझा जा रहा है युवाओं के लिए भी है। खासतौर से जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो ऐसे में उनकी नजर सबसे ज्यादा रहती है बजट पर कि उनके लिए क्या कुछ खास हो सकता है। क्या युवाओं को कुछ मिलता हुआ नजर आया आपको इस बजट में? देखिए, युवाओं को जो मिल रहा है, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि युवाओं को जो मिल रहा है वो बहुत ही आंशिक रूप से उनको लाभ मिल पा रहा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये कहा जा रहा था कि उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी नौकरियों में मौका मिलेगा, इंडस्ट्रियों में मौका मिलेगा, लेकिन कहीं भी इस बजट में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी चीजें हैं वो इस तरह की है कि आप आप अपना घर चला सकते हो, आप डेवलप नहीं कर सकते। आपको डेवलप करने के लिए कुछ न कुछ और भी व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। आपको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा लोगों को। जब तक कि आप युवाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो आप आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर सकते। आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा
कि किसानों को देखिए, किसानों को जो एमएसपी की जो बात कही जाती है, धान में हो चाहे किसी भी फसल पे हो, वो एमएसपी उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रही। आप देखिए लागत लगातार बढ़ रहे हैं जी। लागत जब तक के इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो किसान किस तरह से समृद्ध होंगे। किसानों की समृद्धि को लेकर, व्यापारियों की समृद्धि को लेकर, युवाओं को नए रूप देने के लिए आप जब तक कि ये प्लान नहीं करेंगे तब तक के देश का आत्मनिर्भर हो पाने की दिशा में और भी पहल करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, देखिए किसानों की जो ऐसी कैटेगरी है जिनको आप डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही देखना होगा कि हम किस तरीके से जो किसान पूरा, क्योंकि अलग अलग तरीके की खेती होती है, ऐसे में सीधा लाभ कैसे किसानों को पहुंचाया जाए, जिसका इंतजार किया जा रहा था। चलिए इसी पर आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ऐसे में क्या समझा जाए आगे किस तरीके से जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या कुछ बड़ा आपको देखने को मिला इस बजट में? क्योंकि टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, मगर मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो बजट है वो एक स्थिरता का बजट है। यह एक दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है जी। क्योंकि मध्यम वर्गीय या वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, जिनकी हमेशा एक आम धारणा रहती है कि वह आम बजट से एक टैक्स के राहत की बात करते हैं, बट टैक्स के राहत के साथ साथ में यह बजट एक स्थिरता, जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म विजन का जो प्लान है, अगर मैं एक सारांश में बात करूं तो यह सरकार जो है वो संयम की जगह में अपनी आगे की तैयारी के लिए यह बजट बनाई है। और बजट में युवाओं के लिए बहुत अवसर है, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए, युवाओं के लिए नए नए एवेन्यूज इन्होंने खोल रखे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और सीएमएस के लिए भी इन्होंने पेशेवर जो संस्थाएं हैं उनको एक एमएसएमई गवर्नेंस के लिए टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर बना के एक अच्छा संकेत दिया है, जिसमें एक स्पष्ट संकेत जाता है कि भारत जो है वो आगे आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, एक विकसित भारत के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जरूर एक शॉर्ट टर्म में सरकार ने वेतन भोगियों के लिए या एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए टैक्स से राहत कम दी है, मगर टैक्स से बहुत बड़ी राहत, जिसको मैं बोलूंगा कि जिसका दीर्घकालीन प्रभाव हमारे हिंदुस्तान पे पड़ने वाला है, जो कि समृद्ध भारत, एक शिक्षित भारत, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके मानूं या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मानूं, यह कंप्लीट बजट जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है, एक मजबूत बजट है। बिल्कुल, और देखिए दूरगामी इसे समझा जा रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स पर जिस तरीके की उम्मीद थी वो एग्जैक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी ये समझा जा रहा था कि थोड़ा सा उसमें बढ़त की जा सकती है, वो नहीं किया है। लेकिन इससे निराशा तो नहीं कहेंगे किशोर जी? ये एक निराशाजनक नहीं है, क्योंकि ये सरकार संकल्पित है टैक्स पेयर्स का ध्यान रखने के लिए। आपने देखा होगा पिछले बजट में सरकार ने टैक्स पेयर्स को बहुत दिया है, और इतना दिया है कि पिछले कई सालों का उन्होंने भरपाई एक साथ कर दिया। तो इस साल अगर उन्होंने जरूर कुछ कम दिया है, मगर मेरा मानना यह है कि इससे ज्यादा जरूरत है नीतिगत सुरक्षात्मक सुधारात्मक कार्य करने की। और यह सरकार इस बजट में टोटल दूरगामी परिणामों को लेकर संकल्पित है। एक नीतिगत बजट इन्होंने बनाया है जो आज जिसका इफेक्ट कम दिख रहा है, मगर आने वाले वर्षों में यह एक दूरगामी रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि मैं आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में संसद में दिल्ली में ही बैठा हूं, और मैंने पूरा बजट लाइव देखा है। और प्रतिक्रियाएं जरूर देखिए मिश्रित प्रतिक्रियाएं आएगी, क्योंकि टैक्स पेयर के माध्यम से बात करूं तो उनको कहीं ना कहीं एक हमेशा टैक्स के स्लैब में चेंजेस के लिए या स्टैंडर्ड डिडक्शंस के लिए हमेशा उनका एक परिणाम रहता है। बट आप मानिए कि चूंकि ये सरकार जो है वो टैक्स पेयर के लिए हमेशा काम करती आई है जी। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोच होनी चाहिए एक आदमी की कि टैक्स में कम हो जाए, टैक्स में कुछ डिडक्शंस मिल जाए। बाकी दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह बजट जो है वह एक स्थिर बजट माना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल ठीक है, स्टेबल आप इसको बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी इसमें देखने को मिली है, बेहतर बात है। सबकी अपनी अपनी राय होती है बजट को लेकर। और देखिए, क्योंकि कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए विराट जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर रक्षा क्षेत्र पर उतना इन्वेस्ट नहीं किया गया है जितना कि होना चाहिए था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने अपने इतने सीमित संसाधनों में भी इतना बेहतरीन काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर की जो ताकत हम लोगों ने दिखाई है, उसके बाद विश्व को जो मैसेज गया है वो किस तरीके से सख्त रहा। और अब क्योंकि देखिए पूरे विश्व की नजरें रहती हैं कि आखिर भारत का बजट क्या होगा, क्या संदेश उन लोगों के लिए? उन्नति मैम, देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया पाकिस्तानी सेनाओं को। पर एक चीज जो बहुत ध्यान से देखने वाली है, यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन को पूरा भरोसा था कि अमेरिका आके उसके साथ खड़ा हो जाएगा, उसकी पूरी मदद करेगा। पर अमेरिका ने खुद उसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील कर दी, पहली बार। दूसरी चीज, वो आज कह रहा है कि अपने सारे वो इलाके छोड़ दो जो रूस ले गया है। मेरा ये कहना है कि जो आपको दोस्त दिख रहे हैं वो पक्के दोस्त ना भी हो, आप खुद आत्मनिर्भरता से अपनी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात आज की डेट में जर्मनी, अमेरिका, यूके, ये सब देश समझ गए हैं। और वही चीज भारत के लिए भी एक सबक के तौर पे है कि हमने अच्छा काम किया, पर हम और अच्छा करें, इसके लिए हम खुद सुदृढ़ होकर खड़े हों, वो बहुत जरूरी है। ये जो बजट है ये 2.25% है हमारे जीडीपी का, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको 3% से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो खर्चा है, जो वेतन और भत्तों में जा रहा है, वो 7,85,000 करोड़ में से 3,65,000 करोड़ तो हमारा सिर्फ वेतन और भत्तों में जा रहा है। उसके बाद जो हमारी डिफेंस पेंशन है वो लगभग 1,70,000 करोड़ के आसपास है। तो हमें जो हमारा कैपिटल आउटले है, जो हमारा, जिसपे हम अपनी वॉरशिप्स, अपनी सबमरीन्स, अपने एयरक्राफ्ट, अपने हथियार, गोला बारूद जो खरीदते या बनाते हैं, उस पे सिर्फ 2,19,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो इसको बढ़ाने की मैडम बहुत जरूरत है। न सरकार के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं, न सरकार के साथ में कोई बात कह रहे हैं। ये एक, वो कहते हैं ना कि हाइप और होप के बीच का ये डिफेंस बजट था। इसमें कहीं ना कहीं जरूरत थी कि हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, ताकि जो ड्रोन, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो वेपन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने की बात है, वो बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया देखती है कि भारत का डिफेंस बजट क्या आया, किस तरीके से आया, और भारत किस तरीके से अपग्रेड कर रहा है। हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, हमें अपने जवानों को, अपने जो हमारे सिस्टम्स है उनको अपग्रेड करने की जरूरत है डिफेंस में। और साथ में एयरक्राफ्ट की मैडम बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारी हवाई जहाज की जो फ्लीट है फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो कहीं ना कहीं अभी उतनी पूरी नहीं है। हमें 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत होती है, 300 एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत होगी आगे आने वाले समय में। उसके लिए भी हमें पैसे निकाल के अलग रखने पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो उससे ज्यादा मुद्दा कोई जरूरी होता नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा, पहलगाम में अचानक से वो लोग हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मार के चले गए। हम ये आगे इस तरीके की घटना रिपीट ना हो, उसके लिए आज से तैयारी करेंगे, तब कल जाके उनको मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए समझा जा रहा है क्योंकि हम लोग जो रक्षा सौदे कर रहे हैं वो सब बेहतरीन है, लेकिन साथ के साथ रक्षा बजट पर कितना इन्वेस्ट है और उसकी क्या विजन उसका रहेगा, ये भी अब देखना होगा आने वाले समय में। डॉक्टर नीरज जी, आपके पास आ रही हूँ। आधी आबादी को प्रोत्साहित किया गया है कि वो अपने सेल्फ स्टार्टअप्स जो हैं उनको बूम पर लेकर जाएं। ये कितना ज्यादा खास समझा जा रहा है? क्योंकि देखिए, हर वर्ग पर कहीं ना कहीं फोकस करने का प्रयास जरूर हुआ है इस बजट में। जी देखिए, ये तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज होगा कि जो अभी मुफ्त में जो बांटने की जो बातें होती है, कहीं किसी प्रदेश में 1,000 रुपया महिलाओं को मुफ्त दिया जा रहा है, किसी प्रदेश में 2,000 रुपया दिया जा रहा है। कम से कम इन चीजों से तो मुक्ति मिल जाएगी यदि महिलाएं समृद्ध हो जाएंगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और जो देखने वाली जो होगी वो है कि स्थायी रूप से किसी भी परिवार को आप मजबूत करने की दिशा में हमको और भी कदम उठाने चाहिए। आप देखिए, बच्चों की पढ़ाई का देख लीजिए, भले ही हम मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, पर आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन, आप निजीकरण को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण हो क्या रहा है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। मैं पहले भी इसी तरह से बोल रहा था कि भारत जो है किसानों का देश है, खेती का देश है, और यहाँ पे खेती को लेकर के कोई बहुत बड़ी योजना नहीं लाई जा रही है। जब तक के किसान समृद्ध नहीं होंगे, हमारे अन्नदाता समृद्ध नहीं होंगे, तब तक के ऐसी उम्मीद करना कि हम बहुत आत्मनिर्भर हो गए हैं, ये मुझे लगता है कि इस दिशा में और भी हम इनको प्रयास किया जाना चाहिए था। बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप देखिए, जब तक के आप छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे,
आप किसी भी परिवार को मजबूत करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप निजी अस्पतालों की देखिए, बाढ़ सी आ गई है। हमारे सरकारी अस्पतालों को आप राशि मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। यदि आप सरकारी अस्पतालों को राशि मुहैया कराते हैं तो हमारे लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुक्त होनी चाहिए, शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। इस दिशा में भी थोड़ा सा प्रयास किया जाना चाहिए था। देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेट की जहां तक की बात है, आप रील बनाने के लिए आपने बजट में प्रावधान किया है, आप स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया है, लेकिन आपको उनके संसाधनों को भी मजबूत करने के लिए स्थायी संसाधन आपको देने पड़ेंगे। जब तक कि हम स्थायी संसाधन नहीं देंगे तब तक के ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इसमें राहत देनी चाहिए थी, थोड़े से और जो अनुदान की जो बातें हैं उसमें थोड़ा सा और दिया जाना चाहिए था। यदि आप स्वरोजगार की दिशा में अनुदान देंगे तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, छोटे लघु लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ये इफेक्टिव होगा। नीरज जी, नहीं लगता आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब जरूरी यही है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, अब हम लोग एआई की बात करते हैं, तो वैसे भी अगर देखा जाए तो लोगों को जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो, और खासतौर से जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर उन्हें अपने स्टार्टअप को ग्रो करने का मौका मिलेगा तो ये आने वाले समय में हमारी न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन बात है। भाई, यदि हम ये कहते हैं कि हम बाकी सारी चीजों के लिए आगे की प्लान करके कर रहे हैं, यदि हमारा आज मजबूत नहीं होगा तो हम किस कल की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमको आज को भी मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से आज जब बात कर रहा था इस बजट को लेकर के, तो लोगों की यही प्रतिक्रियाएं थी कि बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पे उनको ऐसा नहीं लगा कि पूरी उम्मीदें उनकी पूरी होती दिख रही है। अभी ठीक है, हम आगे 10 साल आगे की प्लान करके चल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास में भोजन की आप देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, आप देखिए नक्सलवाद को लेकर के हमने पूरे बस्तर में एक मुहिम चला रखी है, पर वहां आपने नक्सलियों को खत्म कर दिया, पर वहां के जो मूल रहवासी है उन लोगों के लिए आपने क्या बजट में प्लान किया है? आप देखिए वहां के, मैं आज बस्तर में बात कर रहा था, बस्तर के लिए कुछ भी नहीं है। आप वहां पे उद्योग की जो बातें हैं, वहां पे जो वनोपज की जो बातें हैं, उसके लिए कोई प्लान नहीं हुआ। उड़ीसा का क्षेत्र देख लीजिए, उड़ीसा में अभी भी बहुत सारे जगहों पे भुखमरी की स्थिति है। उन भुखमरियों से लेकिन नीरज जी, इनडायरेक्टली तो फायदा है ना, क्योंकि देखिए नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है, हमेशा से विकास में बाधा रही है। नक्सलवाद समाप्त होता है तो कहीं ना कहीं विकास भी आगे बढ़ेगा ही। वो जो हर्डल था वो हट रहा है, उस दिशा में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन आपकी बात से भी मैं इनकार नहीं कर रही हूँ कि हाँ, जिस तरीके से इंस्टेंट बेनिफिट या फिर इंस्टेंट राहत की जो उम्मीद थी वो फिलहाल अभी नहीं मिली है, उसके लिए इंतजार अब बढ़ गया है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए ठीक है, आपके पास आ रही हूँ किशोर जी, क्योंकि जो मिडिल क्लास है आखिर वो किस तरीके से बैलेंस करे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कुछ ऐसा फॉर्मूला या कुछ ऐसा मेथड जिसके माध्यम से वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग्स को इस तरीके से कर पाए। और क्योंकि देखिए पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा करी न्यू रिजीम के बारे में, ओल्ड रिजीम के बारे में, वो आसानी से उसको समझ पाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला आपकी तरफ से? जी देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार की अगर बात करें तो आज देश में युवाओं को अवसर की आवश्यकता है, ना कि नौकरी की। एक सरकार जो है वो रोजगार से भी ज्यादा आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज देश हमारा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट, MSME एंड स्टार्टअप्स, इन सब के डेवलप करने की बात कर रहा है। ऐसे समय में हमें राहत से ज्यादा मुझे लगता है कि अवसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और युवाओं को और पेशेवर संस्थाओं को अगर अवसर दिया जाएगा, एक अनुदान के रूप में MSME के लिए बहुत बड़ी योजना इस सरकार ने इस बजट में लेके आई है। तो ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई बजट जो है लोकप्रिय कम रहता है, मगर उसका नीतिगत ढांचा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं यह जरूर बोलना चाहूंगा कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आज हम टैक्स राहत की बात करें या हम लोकप्रियता की बात करें, जैसा कि हमारे भाई साहब बता रहे थे कि बस्तर को कुछ नहीं, अरे छत्तीसगढ़ का बजट अभी आने का है। यह एक केंद्रीय बजट है। केंद्रीय बजट पूरे देश की, केंद्र की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।
और पूरे देश में अगर हम बात करें आज अवसर की या आज बात करें सामाजिक और आर्थिक संतुलन की, तो आज हमारा विजन 10 साल बाद का विजन है। हमने जब आज मैं बात करूं एक मोदी सरकार की 14 वर्ष में इन्होंने जो वर्क करके दिखाया है, क्या यह सरकार का काम नहीं दिखता है कि 14 वर्षों में जो उन्होंने 25 वर्षों का सपना देखा और आज हमारे देश की जीडीपी अगर मैं बात करूं 7% है और आने वाले समय में हम इसे किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। आज पूरे देश पूरा विश्व इकोनॉमिक मंदी से गुजर रहा है और भारत जो है उसकी जीडीपी और उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व के लिए एक आर्थिक पटल बनी हुई है। पूरा देश पूरा वर्ल्ड आज भारत में देख रहा है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। तो ऐसे समय में मेरा मानना है कि दीर्घकालीन सुधारात्मक अगर प्रयास किए जा रहे हैं बजट में, तो यह बजट एक दूरगामी परिणामों को लेके बहुत ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार को जरूर आज टैक्स में राहत नहीं मिली है, वेतन भोगी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है, मगर अगर बात करें तो यह वेतन भोगियों के लिए, चूंकि 16वें वित्त आयोग में इनके डीए में भी इनकी बढ़ोतरी होनी है और आने वाले समय में सरकार कई जगहों में वेतन में वृद्धि कर रही है, तो ऐसे समय में राहत कहीं ना कहीं दी जा रही है। ठीक है। और देखिए सभी अपने अपने हिसाब से इस बजट को समझ रहे हैं। किसी को राहत मिली है तो कोई निराश हुआ है, तो कोई उम्मीदें जितनी लगा रहा था उतना नहीं मिला है। ठीक है मेजर विराट जी, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय भी ये सोचते हैं, क्योंकि जब हम सभी ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम हमारे जवानों ने दिखाया है, तो सभी जो भारतीय थे वो गौरव की अनुभूति उनको हो रही थी ऐसे समय में। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जबकि भारत बार बार ये कह रहा है कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग परिस्थितियां देख रहे हैं जहां युद्ध की ज्वाला शांत नहीं हो रही है बल्कि और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। ऐसे समय में अगर भारत, क्योंकि अगर पहले देखें तो पहले रक्षा क्षेत्र पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, लेकिन ये दो फैक्टर्स पर चेंज किया है भारत ने। एक हेल्थ सेक्टर पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है और रक्षा क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो परिस्थिति, जो सोच बदल रही है, वो हमारी गति को भले ही धीमा जरूर कर रही है लेकिन ले आगे ही जा रही है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं उन्नति जी। देखिए ले तो आगे जा रहे हैं, पर एक रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां बोलूंगा कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो समझने वाली बात मैडम यहाँ पे ये है कि आपको अपनी तैयारी, अपनी सुदृढ़ता पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी रक्षा शक्तियों पे पूरा विश्वास रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस, रिपेयर, जो वो सारी चीजें उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सैलरी इंक्रीज या भत्तों पे इंक्रीज पे। आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है। इस बार इन्होंने अच्छी काम क्या किया है कि 75% जो मॉडर्नाइजेशन का बजट है वो किसके लिए दिया है, जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है, जो हमारी देश की इंडस्ट्रीज है उनके लिए, कि हम लगभग 1,40,000 करोड़ उनको ही देंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हमारे युवा हैं, जो हमारे लोग देश की प्रगति में या हमारी रक्षा प्रगति में सहयोग देना चाहते हैं, उनको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, डीआरडीओ के एलोकेशन पे लगभग 29,000 करोड़ का इन्होंने एलोकेशन किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर से हमें ये समझ में आया कि जो हमारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होता था, अचानक में हम कहते थे कि हमारे पास ये सामान कम हो गया, हथियार कम हो गया, गोला बारूद कम हो गया, मिसाइल कम हो गई, वो चीज नहीं आनी चाहिए मैडम। हमको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये क्रमशः होता है। आप अचानक से सोचेंगे कि मैं एक दिन में मिसाइल ले आऊंगा, नहीं आती वो मिसाइल एक दिन में। आपको पहले से वो अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, पहले से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करनी पड़ेगी, डिफेंस ऑफसेट्स की बातें करनी पड़ेंगी, उनको अपने डील्स में लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें करते चलेंगे तभी जाके हम बहुत ज्यादा सुदृढ़ राष्ट्र बनेंगे, और हम वो कर भी रहे हैं। पर हाँ, गति थोड़ी धीमी है, उसको हमें तेज करने की जरूरत है। थोड़ा और गुड़ मिलाना पड़ेगा, तभी जो हमारी खीर है वो ज्यादा मीठी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, और ये हमें समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्राइमरी फोकस फिलहाल इस पर होना चाहिए सरकार का कि हथियार और अपनी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से दुरुस्त की जाए, यही आप समझाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए मैडम, हमारे चाहे एयरफोर्स है या नेवी है, इनको अगर सुदृढ़ होना है, इनको अपना दबदबा कायम करना है, ताकि कोई हमारी तरफ आंख उठा के ना देखे, तो हमें अपने इंजन तैयार करने पड़ेंगे जो ज्यादा शक्तिशाली हो। हमें अपने सबमरीन्स, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे नॉर्मल हो, उनको तैयार करना पड़ेगा। जो हमारे एलसीएज है उनको ज्यादा अच्छा और उन्नत बनाना, ज्यादा हल्का बनाना पड़ेगा। हमें अपने फाइटर एयरक्राफ्ट खुद के तैयार करने पड़ेंगे, जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाए ज्यादा से ज्यादा। अभी भी एक्सपोर्ट की जो गति है
वो धीमी है। भले ही हम कहें कि 80 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैडम आपने किसी को छोटा कलपुर्जा एक्सपोर्ट कर दिया, उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। हमें बड़े लेवल पे जैसे दूसरे देश कर रहे हैं जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वैसे ही हमें भी एक्सपोर्ट करना होगा। और हम ये अब इस चीज को छोड़े कि हम वो पुरानी मानसिकता से कि हम ले आएंगे बाहर से नहीं लाना है, हमें अपना बनाना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दुनिया में भी अपना दबदबा कायम करें और ये बताएं कि भाई भारतीय दिमाग जो बुद्धि है वो किसी से कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। हमने आईटी सेक्टर में वो करके दिखाया, हमें अब वो डिफेंस सेक्टर में भी करके दिखाने की जरूरत है। और एक चीज और, स्पेस में हमने इतना अच्छा काम किया, इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वैसे ही हमें दुनिया में लीडर अगर बनना है तो हमारे डीआरडीओ को, हमारे आईआईटीज को, इनको लीडर बनना पड़ेगा। हमारे जो रक्षा विशेषताएं हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए, ये हम लोगों ने देखा भी अभी ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्वदेशी भी झलक देखने को मिली इस सिंदूर के दौरान। तो जरूरी है कि हम दूसरे देशों के साथ अपने रक्षा समझौते जो है वो बेहतर भी रखें, लेकिन साथ ही साथ आत्मनिर्भरता भी कम रखें। जी बिल्कुल उन्नति मैम, देखिए आपको अपनी चीजों पे भरोसा ज्यादा होता है। कोई आपने जीपीएस का नाम सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का, अमेरिकी है वो, है ना। आज की डेट में भारत ने अपना एक सिस्टम बना लिया है नाविक नाम से, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि अगर कल को उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया जीपीएस तो हम अंधेरे में नहीं हो जाएंगे, हम अपनी जगह अपने रास्ते खोज लेंगे। तो वही सारी सिस्टम्स हमें इंडिजनाइज करने की जरूरत है। डिफेंस डील्स अच्छी बात है, पर ये आगे जाके ऐसा होना चाहिए कि डिफेंस डील्स हमारी तरफ से ना हो, दूसरों को करनी पड़े कि भाई आप हमको अपना एयरक्राफ्ट दे दीजिए, आप हमको अपनी सबमरीन दे दीजिए, आप हमको अपना हथगोला दे दीजिए। ये सारी चीजें वो मांगने आए, ना कि हम मांगने जाए। ये जरूरी है। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं डिफेंस वेपन्स के, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। हाँ, आप डिफेंस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे, उस दिन हम खुशी से और ज्यादा गर्व से कहेंगे कि भाई हम भारत से आते हैं और हम दुनिया के लीडर हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। और ये बिल्कुल सटीक आपने कहा, ताकि भारत को रक्षा क्षेत्र में किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इतनी क्षमता कहीं ना कहीं भारत को बनाकर चलनी है और अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर नीरज जी, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी फोकस किया गया है, और जिस तरीके से पिछली बार का अगर बजट से हम कंपेयर करें तो इस बार के बजट में आपको क्या बेहतर लगा इस सेक्टर में पर्टिकुलरली? देखिए, अभी जो कपड़े को लेकर के जो बातें आई हैं औद्योगिक क्षेत्रों में, जो लघु उद्योग का जो क्षेत्र है, तो इस तो छोटे छोटे जो काम हैं, यदि इनको बढ़ावा दिया जाए तो हम एक बड़े सेक्टर में मजबूत हो सकते हैं। इसी तरह से मेरा यही कहना है कि जो चीजें हैं वो आगे 10 साल को लेकर के हमने प्लान तो कर लिया है, लेकिन अभी के लिए हमको जो मजबूत स्थिति बननी चाहिए थी वो मजबूत स्थिति नहीं बन पा रही है। इसलिए अभी लोगों में थोड़ी सी इसको लेकर के कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा खुशी जो होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी आई है। और अभी का जो सेक्टर है, जैसे कैंसर की दवाइयों के लिए जो रिबेट जो दिया गया है और मेडिकल के क्षेत्र में जो भी बातें कही गई हैं, वो आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकते हैं, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं। जी, कस्टम ड्यूटी कम की गई है जी, लेकिन इसमें और भी ज्यादा उम्मीदें थी, जिसको जो उम्मीदें थी उस पे हमको ऐसा नहीं लग पा रहा है, या लोगों को ऐसा नहीं लग पा रहा है कि ये अभी के लिए बहुत ज्यादा मजबूत बजट की स्थिति बन पाई है, ऐसा में। बिल्कुल। और स्वास्थ्य क्षेत्र में आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार फोकस बढ़ा रही है। जब हमने कोरोना फेज देखा उसके बाद से ही अगर आप बजट देखें तो लगातार इजाफा किया जा रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में भी। देखिए, मेरा यही कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चीजें अभी आई हैं, एक कैंसर को लेकर के देखिए पूरे देश में कितनी ज्यादा तकलीफें हैं दवाओं को लेकर के, कैंसर की दवाएं कितनी महंगी है और इसी कारण हमारी बहुत जनहानि होती है। ये तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको लेकर के सरकार और भी ध्यान दे, तो आने वाले समय में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोगों का पैसा जाता है वो उसमें उनको राहत मिलेगी। इसी तरह से मेरा यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में थोड़े थोड़े ही राहत देने की जो बातें हैं वो उस पर यदि अमल में लिया जाता है तो आने वाले साल में जो सरकार जो चाह रही है, भारत देश जो चाह रहा है, तो 2000 को लेकर के ही हम ये भी लक्ष्य करेंगे, तो हमको अभी 2025, 26, 27 की भी बातें तो सोचनी है, इसको लेकर के भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
बिल्कुल। और देखिए अब लगातार आने वाले समय में किस तरीके से बजट का जिस जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है उसी के हिसाब से पता चल जाएगा कि आखिर कितना दूरगामी ये हमें फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों पर और भी ज्यादा फोकस की जरूरत थी, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो और रक्षा पर, तो हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है नीरज जी, लेकिन कौन सा इस बजट में आपको कौन सा वो फैक्टर लगा जो आपको लगता है कि ये इंस्टेंट आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा? कुछ ऐसा लगा? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं सारे बजट की, जैसे इन्होंने अभी जो बातें कही, अपने मेजर साहब ने जो बातें कही, हमने देश की सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर बातें कही हैं, गंभीर बजट में भी प्रावधान किए हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी मेरा यही कहना है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी हमको और सबल होने की आवश्यकता है। देश को लेकर के, पूरे देश को लेकर के जो बातें आ रही हैं वो ठीक है, लेकिन आने वाले समय के हिसाब से हमको आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंने जैसे कहा कि बस्तर की जो बातें मैंने कही, एक बड़ा मिशन है। मार्च 2031 मार्च का जो हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके आगे का क्या, उसको लेकर के हमने अपने बजट में क्या प्लान किया है। हमारे को जैसे मैं अभी बीच में बस्तर गया था, तो लोगों से ये बातें हो रही थी कि अब नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन हम जिएंगे कैसे, हमारे लिए रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, वहां तो और कोई संसाधन है नहीं। तो हमने तो उन चीजों को बहुत मजबूत स्थिति पे लाया है। लेकिन आने वाले समय को लेकर के, जैसे कि बस्तर के लोगों में या तेलंगाना के लोगों में या आंध्र प्रदेश के लोगों में जो उम्मीदें बनी हुई थी, उसको लेकर के मैं बात कह रहा हूँ कि जब तक नीरज जी बस्तर के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तब तक आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सभी वर्ग को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। महिला, युवा, किसान, बुजुर्ग और शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसी मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग, विकसित भारत के लिए इन चार वर्गों को ध्यान में रख के हमेशा ही बजट पेश किया जाता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है किसी के हित में ये बजट नहीं है। पिछले 11-12 बजट से इस देश के 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो खाली यही बजट नहीं, बल्कि अब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न वित्त मंत्रियों ने जो बजट पेश किए हैं उसमें गरीबों का, गांव का, किसान का, महिलाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। ये छोटी बात नहीं है, 25 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर हो गए। इस बार के बजट में क्या चीजें बेहतर हैं और किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? दूरदर्शिता का परिचय मोदी जी ने दिया, क्योंकि वो खुद विजनरी लीडर हैं। 2047 तक हम में से बहुत से लोग नहीं रहेंगे जो इस पार्लियामेंट में, लेकिन 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो वो एक विकसित राष्ट्र, सुपर पावर, नंबर 1 इकोनॉमी रहेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। भारत के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े मुद्दे होते हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कॉलेजों की बातें कही गई हैं, एम्स का जिक्र किया गया है और सबसे बड़ी बात आयुर्वेदिक एम्स का भी इसमें जिक्र किया गया। इसे कैसे देखते हैं? तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अंग्रेज अगर भारत में नहीं आते तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही हमारा इलाज होता था। ये पतंजलि का देश है, ये सुसेन का देश है, तो यहाँ पर धमतरी का देश है। तो 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का मतलब है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारी जो विरासत है उसको भी सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। कॉरिडोर कनेक्टिविटी की बातें कही गई हैं, चाहे हम दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, मुंबई, इन तमाम शहरों का, राज्यों का अगर जिक्र कर लें तो इसको लेके कितना बेहतर असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि वो पैसे वाला देश है, इसलिए उसने अपनी सड़कें नहीं बना ली। उसने अपनी प्राथमिकता में पहले सड़कों को बनाया, इसलिए वो एक मजबूत और पैसे वाला राष्ट्र बन गया। तो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने से
समय की भी बचत होगी और व्हीकल्स का डैमेज भी कम होगा और माल हो या व्यक्ति हो जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा करेगा। एक अंतिम सवाल, देश की जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग भ्रमित भी कह रहे हैं विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, इस बजट को लेकर जनता से क्या कहेंगे? देश की महान जनता से कहना चाहेंगे कि मोदी जी का ये बजट बहुत दूरदर्शिता का है। हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। आज यदि एक्सप्रेस हाईवे एक दिन के लिए बंद हो जाए तो आवागमन बंद हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने जो मार्ग बनाए थे, जीटी रोड बनाए थे या कलकत्ते से पेशावर तक या मुगल रोड बनना था, उस समय विरोध रहा होगा, लेकिन आज उनके बिना हम चल नहीं सकते। तो ये हमें भविष्य के भारत का भी ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बजट सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कॉरिडोर के लिए कहा गया है और इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से भी खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कॉरिडोर की सौगात दी गई है, कैसे इसको देखते हैं? मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री के लिए और आज में प्रधानमंत्री के लिए, जो पूरे देश के लिए कुछ को देने के साथ साथ यूपी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये बजट जो है ऐसा बजट है जो पूरे देश का बजट है, पूरे देश के नागरिकों के विकास का बजट है और आज की संभावनाओं के साथ साथ जो आने वाले 2047 की संभावनाएं वो पूरा करने का भी बजट। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जब बीजेपी से ही कोई उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद थी? अखिलेश यादव जी का हाल इसीलिए तो ऐसा है। अखिलेश यादव जी को जब देखेंगे तो ये वास्तव में ये विकास का बजट है और ये सभी का बजट है। चलिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और इस मौके पर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया है। विकसित भारत का संकल्प केंद्र सरकार रखती है और ऐसे में महिला, युवा, बुजुर्ग को और किसान को ध्यान में रख करके ही बजट को बनाया जाता है और पेश भी किया जाता है। महिलाओं के लिए क्या कुछ चीजें रही और इस बार के बजट को लेकर महिलाएं कितनी खुश हो रही हैं, यहाँ पे बीजेपी के महिला मोर्चा की पूरी टीम है और इन्हीं से जान लेना चाहेंगे कि जिस बात का जिक्र, लखपति दीदी योजना का जिक्र निर्मला सीतारमण ने भी किया है, क्या कुछ चीजें यहाँ पर है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं ऋचा पांडे यहाँ पर हैं। ऋचा जी, कैसा ये बजट रहा, किस तरीके से इसको देखती हैं, क्योंकि घर हो या फिर बाहर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, कैसे देखती हैं? निर्मला सीतारमण जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज कर्तव्यों की बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये नया करेंगे वो नया करेंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले जो हमारे 3 कर्तव्य हम उन्हें पूरा करेंगे। पहला कर्तव्य ये कि जो हमारी ग्रोथ चल रही है उसको एक्सेलरेटेड करते रहेंगे और उसके लिए जो भी कदम उठाने हैं फिर उसके बाद उन्होंने बताया भी कि किस तरह वो कदम उठेंगे। उन्होंने एक्सेलरेटेड ग्रोथ की बात की। उन्होंने ये कहा कि फुलफिलिंग एस्पिरेशंस, युवाओं के, देश के जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उसको हम करते रहेंगे। और तीसरी बात उन्होंने की, जो तीसरा कर्तव्य है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो देश के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर अंत्योदय का भी अधिकार हो और वो कंटिन्यूएशन में। तो ये 9 साल से जो निर्मला जी बजट पेश कर रही हैं ये उसकी एक कंटिन्यूटी है और ये जो हमारा देश विकसित भारत की ओर जा रहा है उसकी एक कंटिन्यूटी का बजट है। महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि वो ये सोच रही हैं कि जहाँ हम यूनिवर्सिटीज़ शुरू करेंगे, जहाँ हम SEZ शुरू करेंगे, जहाँ हम इंपोर्ट को बेनिफिट देंगे, जहाँ हम टेक्नोलॉजी को लाएंगे, वहीं हर जिले में एक महिला हॉस्टल भी होगा। वहीं लखपति दीदी जहाँ बन रही हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है, इतनी सारी लखपति दीदियाँ बनाई हैं, आज उनके हाथों में केवल वहीं तक नहीं बात रुक जाएगी। एक्सेलरेटेड ग्रोथ को लेकर उन्हें क्रेडिट स्कीम से भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। शी मार्च उन्होंने नाम दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जो आज तक आप करते आए वो यही नहीं रुक रहा है। ये एक प्रोग्रेसिव और आगे बढ़ता हुआ आगे भारत का एक विकसित भारत का बजट। कितनी खुशी है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हैं जो होम मिनिस्ट्री का भी काम करती हैं और बाहर भी आती हैं। बिल्कुल, महिलाएं आप देख ही रही हैं कि सारी महिलाएं यहाँ सुनने भी आई थी।
सभी जगह से, और सब बहुत खुश है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से वो आए, उनका जब से कार्यकाल शुरू हुआ, महिलाओं के लिए निरंतर कुछ न कुछ काम हो रहे हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि नजमा अब्दुल्ला उपसभापति और किरण बेदी जी बहुत सारे राज्यपाल बने, वैसे बहुत सारा काम होते रहा। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कभी राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया था। तो वैसे महिलाओं के लिए निरंतर बहुत सारे काम होते हैं, सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो करोड़ों की संख्या में, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। देखिए हमारी सारी बहनों के। जी बिल्कुल। कितना आश्वस्त है इस बार के बजट को लेके? बहुत खुश हैं हम सब इस बात को लेके कि पहले के जितने भी जो बजट चल रहा था उसको तो साथ में रखेंगे ही, और उसमें जितने डेवलपमेंट चेंजेस करने हैं समय के साथ होगा ही। सबसे बड़ी बात है शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया कि 500 नए केंद्रीय स्कूल खोले जाएंगे, और हॉस्टल के ऊपर ध्यान दिया गया। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महिला शिक्षित होगी तो पूरा घर शिक्षित बिल्कुल होगा। देखिए, महिलाएं शिक्षित होंगी तो परिवार तो शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा तो समाज और देश शिक्षित होगा। कैसे देखती हैं इसे? देखिए, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा बजट लाई हैं वो देश में, और सभी महिलाएं इससे काफी खुश हैं, और सभी महिलाएं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हैं। कुछ कमी तो नहीं रह गई या महिलाएं संतुष्ट हो गई हैं? बेटा ऐसा है, महिला इतनी खुश है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो महिला के बारे में सोचा। इतने सालों से कांग्रेस रही, कभी है ना महिला का नाम भी नहीं लिया महिला का। और अब पहले तो है ना पढ़ाई भी नहीं करती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने हर महिला जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उसी दिन से महिला बच्ची को आगे ला रही है, लड़कियां को उनको पढ़ाने की, उनको बचाने की सुरक्षा कर रहे हैं। पहले तो आप समझती थी घर में मार दिया जाता था। बचाने और पढ़ाने की, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र ये कर रही है, लेकिन इस बार के बजट को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा। मैं इस बार के बजट को इस तरीके से देखती हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये दौर ही महिलाओं और युवाओं का है, वो बात सिद्ध हो रही है। और विपक्ष को तो परेशानी होगी ही, क्योंकि महिला और युवा का जो दौर शुरू हो गया है। तरीके से विकसित भारत के लिए कहा जाता है, युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग सबको ध्यान में रख करके बजट बनाया जाता है। तो इस बार के बजट ने फिर से उन सभी वर्गों का दिल जीता है, और महिलाएं काफी खुश भी हैं। लेकिन देखना होगा कि जहां लगातार नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है, महिलाओं को ध्यान में रख करके और सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। आने वाले समय में कागजी बजट कितना धरातल पर लागू होता है और जन जन तक कैसे इसका लाभ पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए HNN न्यूज के साथ।